इट्स मंडे एंड इट्स द डे जब मैं एक जो प्रीवियस वीक मैंने असाइनमेंट अपलोड की थी क्लास 12th के लिए उसका सोल्यूशन लाती हूँ। सो हाय गाइस, मैं आज क्लास 9 सॉरी असाइनमेंट 9 का सोल्यूशन ला चुकी हूँ आप लोगों के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सो दैट यू नो हम क्या बात कर रहे हैं। यस गाइस, मैं सोल्यूशन ले आई हूँ एंड असाइनमेंट 9 अपलोड हो गई थी लास्ट वीक। सो इस मंडे में उसका सोल्यूशन लाना था, तो मैं ये रहा आपका सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि if the Reserve Bank of India increases the repo rate, what is the likely effect on the economy? रेपो रेट आप इंक्रीज करते रहोगे ना, इसका मतलब आप लोन एंड बोरोइंग डिस्करेज कर रहे हो। आप लोगों के पास पैसा, आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ा रहे हो, और कॉस्ट बढ़ेगी तो हम बोरो करना कम करेंगे। किसी भी चीज की कॉस्ट बढ़ती है तो हम बोरो करना कम करेंगे। तो यानी हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम कर रहे हैं। सो दैट माउंट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, which is what is written here. Let me just, yeah, decrease in money supply, and वही हम कर रहे हैं, आरबीआई कर रही है, ठीक है। which is next question, which of the following is considered as leakage इन सर्कुलर फ्लो? सर्कुलर फ्लो क्या होता है कि हाउस होल्ड है और फर्म है, तो इनमें पैसा जा रहा है लेकिन इकोनॉमी में ही फ्लो कर रहा है एंड इकोनॉमी से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे टैक्सेस दे दोगे तो टैक्सेस देने से क्या होता है, टैक्सेस जो है वो लीकेज क्यों कंसिडर हो रहे हैं? बिकॉज ये आउटफ्लो होता है, इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, तो वो एक कंसिडरेशन होता है टैक्सेस का, ठीक है। Then explain the concept of fiscal deficit. What are its implication? Fiscal deficit, guys, do you know कि जो आपका टोटल गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है एंड टोटल उसका रिसीट्स है, सो टोटल रिसीट जितना उसका इनकम है टोटल माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सो यानी आपका खर्चा, सॉरी, इट कैन बी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स यानी इनकम। रिसीट में बोरोइंग की रिसीट भी इंक्लूडेड होती है। अगर हम वो माइनस कर दे तो हमें पता चलता है सरकार की अपनी खुद की, जो वो खुद की क्लेम कर सकता है, बिकॉज बोरोइंग तो आपको लेटर और सूनर वापस देनी है, बट जो वापस नहीं देनी वो कितनी है, हम वो भी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो बोरोइंग एक्सक्लूड कर दोगे तो पता लगेगा कि एक्चुअल आपका खुद का एक्सपेंडिचर माइनस आपका खुद का इनकम कितना है। तो फिस्कल प्रॉपर गवर्नमेंट का कितना डेफिसिट है वो हमें पता चलेगा। एंड इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है गाइस कि एक हाई फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट कर सकता है। एक हाई फिस्कल डेफिसिट इन्वेस्टमेंट हटा सकता है, ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट कर सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। ओके, डेट बर्डन बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बोरोइंग बढ़ेंगी, क्योंकि अगर आपका टोटल खर्चा बहुत ज्यादा है और इनकम कम है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो आपको उसके लिए बोरो करना है, बोरो करोगे कल को वापस देना है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो आपका क्या डेट प्रेशर ही तो बढ़ रहा है ना, डेट बर्डन बढ़ रहा है। तो वो एक आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इन्फ्लेशन इम्पैक्ट how does inflation impact the purchasing power of money? Explain with an example. So guys, inflation कैसे, मैं सीधे एग्जाम्पल पहले पढ़ती हूँ, ठीक है। If the inflation rate is 10%, what could you buy for rupees 100 last year will now cost 110? Does the same 100 has less purchasing power? अब मेरा इस पे सिंपल क्वेश्चन है, मैं अपने बचपन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मुझे पहले 10 रुपीज में कैडबरी मिलती थी, बड़ी वाली, जो आज की डेट में 25 रुपीज की है जब मैं देखती हूँ, और फिर भी क्वांटिटी कम ही है, पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो पहले मुझे वो 10 रुपीज में मिलती थी। एंड आई एम नॉट सेइंग बचपन बचपन पर से, मे बी आई एम टॉकिंग ऑफ 2012, ठीक है। 12 साल पहले, बेस ईयर ले लो 2012, एंड 12 साल पहले जो चॉकलेट मुझे 10 रुपए की मिलती थी आज 25 में मिल रही है। यानी पहले मुझे दो मिल जाती इतने में, अरे ढाई चॉकलेट मिल जाती इतने में ढाई तो नहीं मिलती, दो मिलती, ले लो, लेकिन अब मुझे एक ही मिल रही है, तो मेरी परचेसिंग पावर तो कम हो गई ना। सेम 20 रुपीज, earlier I used to get two chocolates, now I'm only getting one chocolate, so my purchasing power, the amount, the quantity that I'm able to purchase from that 20 rupees has now been decreased, and that is what we say purchasing power. With that, pause this video, screenshot record कर लो, and बाकी solution read कर लेना, ठीक है। My aim is to explain you the concept. Evaluate the impact of high fiscal deficit on developing economy like India. Fiscal deficit ना guys important बहुत है, बजट में इस बार 2 बार बजट आया, फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस, और रोज न्यूज में आता रहता है, इसलिए मैं उस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाती रहती हूँ। इम्पैक्ट क्या है, जैसे मैंने बोला था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्राउडिंग आउट, डेट सस्टेनेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट।
मेजर्स क्या है मैनेज करने के? अब यार मेजर्स क्या होता है मैनेज करने के? फॉर्मूला देखो, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। रिसीट में बोरोइंग भी आती है, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओ गॉड, मेरा पेन हाथ में है, पर ये स्टक हो गया यहाँ पे। ओके, आ गया। बोरोइंग एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, फॉर्मूला है। तो या तो एक्सपेंडिचर है ना, इसको कम करना है अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को, तो या तो ये कम कर दो, ये बढ़ा दो, या दोनों कर दो। तो यही वो बोलेंगे सोल्यूशन में, समझ गए? बोलेंगे रेवेन्यू एनहांसमेंट कर दो, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लो, ताकि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा खर्चा करे। ये सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन है वैसे, ठीक है। सो या दैट्स इट। सेक्शन बी, when was the economic liberalization policy introduced in India? 1991 इंडिया में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, which of the following sectors contributed to India's GDP post 1991? यार इंडिया पे तो सर्विसेज ने कंट्रीब्यूट करा है 1991 के बाद। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया ने बहुत, सर्विसेज सेक्टर ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है, जबकि सर्विसेज में जो शेयर है लोगों का जो सर्विस सेक्टर एम्प्लॉय कर रहा है वो कम है कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर के, लेकिन उसने कंट्रीब्यूट बहुत करा है, ठीक है। देन ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अगर मुझे ये बात करनी हो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो मैं पहले वो लिखूंगी, फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इससे पॉवर्टी रिडक्शन होती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इससे सोशल डेवलपमेंट होती है, फिर मैं एक एग्जांपल कोट कर दूंगी, जैसे इंडिया का आईटी सेक्टर है उसका ग्रोथ हो रही है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इससे इंडिया के आईटी सेक्टर की ग्रोथ हुई है जिसने कंट्रीब्यूट कर रहा है इन रिटर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। देन हाउ हैव रूरल बैंकिंग इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल, रूरल बैंक आने से रूरल डेवलपमेंट कैसे हुई है? तो पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि रूरल बैंकिंग इनिशिएटिव है क्या, फिर मैं कंट्रीब्यूशन बताऊंगी कि यार इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन करी है, इन्होंने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करी है क्योंकि रूरल एरिया इज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्होंने एग्रीकल्चर में भी करी है। लोग पहले इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते थे, अब बैंक्स के पास जाते हैं, पैसा लेने पैसा मिल जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं, फार्मर्स के लिए स्कीम में हेल्प होती है, सबके अकाउंट है, सबको बेनिफिट मिलता है, तो एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट होती है, वो इन्वेस्ट करता है, पॉवर्टी एलिवेशन होती है। इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का एग्जाम्पल दे दूंगी, वहां पे कोई एक एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रमोट करते हैं। सो इससे ओवरऑल आपका जो आंसर है वो सब्सटैंशिएट हो जाएगा। All right, last question of the day. Critically analyze the impact of economic reforms in India on industrial sector. Guys, industrial sector पे क्या फर्क पड़ा है? सबसे पहले इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई है, बिकॉज हमने जो देखा था, हम जितना भी जो भी बेसिक से भी शुरू करते हैं उन्हें पता है इंडिया में सीधे एग्री से सर्विस सेक्टर पे जंप हुई, एंड मैन्युफैक्चरिंग कहीं स्किप हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहीं स्किप हो गया। तो इसकी वजह से जो डीरेगुलेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का 1991 में, लाइसेंसिंग वगैरह हटी, तो थोड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना शुरू हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, इमर्जिंग जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो इमर्ज हुए, तो उससे फायदा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे तो चैलेंजेस जो थे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड वो भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना डेफिसिट में था। उसके अलावा रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के थोड़े हर्डल्स थे अपने को, एंड स्किल मिसमैनेज था। स्किल मिसमैच कैसे था कि पढ़ लिख ज्यादा लोग रहे हैं। आज भी वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई शेयर एन आर्टिकल, मिंट न्यूज़पेपर में आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो, थोड़ा ऐसे ना टाइम बॉम्ब की तरह था, तो इवन आई गॉट स्केयर्ड रीडिंग दैट आर्टिकल कि ये बोल क्या रहा है। तब मुझे पता चला वो ओवरऑल एशिया में ही बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज कितने हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन इन इंडोनेशिया, इन चाइना, इन कोरिया, एंड एवरीवेयर दे आर सेइंग कि यार अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा है, स्किल मिसमैच बहुत ज्यादा है। मतलब हायर एजुकेशन के लिए हर कोई ऑप्ट कर रहा है, तो फार्मिंग कौन करेगा, डिलीवरी बॉय कौन बनेगा, अगर पॉपुलेशन में यही होगा। और जो हायर एजुकेटेड पीपल है, फिर वो क्या करते हैं, वो कुछ भी एम्प्लॉयमेंट लेने से पहले वेट करते हैं। अब यहाँ एजुकेशन एंड लिटरेसी अलग है, कोई लिटरेट हो गया है, नहीं पढ़ना लिखना आता है, वो कैसी भी जॉब ले लेगा क्योंकि उसे अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है, वो वेट नहीं करेगा। बट जो हाईली एजुकेटेड है वो वेट करेगा, पर वेट के चक्कर में वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। जो बाकी लोग हैं वो लो पेइंग जॉब्स ले लेंगे। तो अपनी कंट्री में स्किल मिसमैच बहुत है, जिसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जॉब्स क्रिएट, right? So that's the scene, and with that I would want to end this video. I hope you like this, and if you're liking this, like, share, subscribe to the channel. I'll see you next time with another video. Till then, take care and bye bye.